भूगोल, नागरिक शास्त्र, ऐसे सीक्वेंस वाइज सारे सब्जेक्ट देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। रिप्लाई। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला, गुलमर्ग, देहरादून, मसूरी। ऑप्शन कौन सा सही होता है? रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होता है, गुलमर्ग। ठीक, ऑप्शन बी सही होता है, कौन सा? गुलमर्ग। क्लियर। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? गुलमर्ग। ऑप्शन बी सही होता है। ठीक, ध्यान से देखेंगे। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पाया गया? 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पाया गया? ऑप्शन कौन सा सही होता है? रिप्लाई कीजिए। 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पाया गया? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होता है, कहाँ? हजारीबाग। क्लियर। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है, कहाँ? हजारीबाग में। क्लियर। 900 साल, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पाया गया? हजारीबाग में। और राष्ट्रीय खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? गुलमर्ग। ठीक है, कहाँ? गुलमर्ग। दो क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए। आपके द्वारा आपके द्वारा आयुष्मान अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? आपके द्वारा आयुष्मान, आपके द्वारा आयुष्मान। ठीक है, आयुष्मान भारत का ये जो प्लान चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो आपके द्वारा आयुष्मान अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होता है, एमपी, मध्य प्रदेश। क्लियर। मध्य प्रदेश। गुड। मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही होगा, मध्य। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बताइए, गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? अप्लाई कीजिए। 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? देखते हैं रिप्लाई कौन सी सही होती है। ए और बी यहाँ होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही होता है, ए और बी बोथ। ठीक है, दोनों। शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग उद्योग मंत्रालय, दोनों के द्वारा 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर निर्माणाधीन है? बताइए। आसान क्वेश्चन है, रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन कौन सा सही होता है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर निर्माणाधीन है? रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। ऑप्शन बी सही होता है, चिनाब। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है। ठीक, क्लियर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिनाब नदी पर, ये भारत का ही है रेलवे पुल। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के पाठ किस संख्या के गुणक थे? आ गए हैं हम लोग इतिहास की तरफ, हिस्ट्री की तरफ आ गए हैं। सैंधव सभ्यता के पाठ किस संख्या के गुणक थे? गुणक का मतलब कितने के गुणक थे? जैसे 2 का गुणक कितना है? 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है?
तो ये कैसे थे, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे ऐसे ये 2 के गुणक हो गया। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता के पाठ किस संख्या के गुणक थे, क्या बताया जाएगा? ऑप्शन 2, 16 के गुणक थे। ठीक है, किसके गुणक थे? 16 के गुणक थे। क्लियर? ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन 2 सही होता है। सैंधव सभ्यता के पाठ किसके गुणक थे? 16 के गुणक थे, ऑप्शन बी। ठीक। अच्छा, आप लोग बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन थी, स्वर्ण युगीन थी, लौह युगीन थी, या बताइए कौन? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? रिप्लाई कीजिए। गुड। यह क्लास डेली 2 बजे, 2 बजे मॉडल पेपर की क्लास स्टार्ट होती है और एक क्लास रात में 10 बजे। ठीक है, चल। संध्या सभ्यता यह थी कांस्य युगीन। ठीक है, संध्या सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। अच्छा, आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उनसे परिचय नहीं हुआ था? आपको ऑप्शन देते हैं, सोना, लोहा, पीतल, तांबा। सही। किस धातु से परिचय नहीं हुआ था उनका? लोहा से। ठीक है, लोहा का परिचय नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, ये आता है कि कपास, कपास की उत्पत्ति किस देश से हुई है? कपास की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ऑप्शन में आता है यूएसए, और फिर दूसरा ऑप्शन आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, और आता है भारत। तब आप क्या बताएंगे, कपास की उत्पत्ति किस देश से हुई है? अगर देश पूछा जाएगा तो कपास की उत्पत्ति हुई है भारत से। ठीक है, भारत में कहाँ से? वही सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता से कपास की खेती, कपास का उत्पादन हुआ था वहां से। ठीक है, कपास का आविष्कार सिंधु सभ्यता से। और यूनानी इसको क्या बोलते थे? सिंडोम। ठीक है, सिंडोम। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ये प्राप्त हुई थी कपास, इसलिए यूनानी इसको क्या बोलते थे? सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? रिप्लाई कीजिए। गुड। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन, वेरी गुड, आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन 2, एक अज्ञात यूनानी नाविक। ठीक। अब देखिए, किसी का नाम नहीं, लेकिन एक अज्ञात यूनानी नाविक की ये पुस्तक है, ये इसके लेखक कौन है? एक अज्ञात यूनानी नाविक। ऐसे ही एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में अगर आना होगा तो ऐसे ही आएगा। ये टीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक, एक अज्ञात यूनानी नाविक को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? एक अज्ञात यूनानी नाविक को। ठीक है, उसने इस पुस्तक की रचना अपने व्यक्तिगत यात्रा के आधार पर किया था, उसने नाम भी नहीं लिखा। इस पुस्तक से भारतीय समुद्री तटों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से भारतीय समुद्री तटों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भारत के तटीय तटीय राज्य कितने हैं? बताइए, कमेंट कीजिए, रिप्लाई करेंगे। भारत के कितने तटीय राज्य हैं? कितने हैं? 9। 9 कौन कौन से? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, 5 हो गए। और इधर तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये हो गए 9। ठीक। अगर पूछे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो वह है गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक, क्लियर। अगर पूछा जाए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक किस भाषा में है? किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिपिबद्ध है? यह है यूनानी भाषा में। ठीक है,
इतना जानते रहिए, जो भी एग्जाम में आए वही बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की? याद आया कुछ क्वेश्चन? बताइए, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। ऑप्शन बी सही होता है। किसने की थी? अशोक ने की थी। ऑप्शन 2। ठीक, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 2 सही होता है, अशोक। और यह जानकारी किससे मिलती है? राज तरंगड़ी से। राज तरंगड़ी से। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, रिप्लाई कीजिए। आप ये जानिए कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। बस इतना आंसर हो गया। अब बताइए, राज तरंगड़ी की स्थापना राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़। ठीक है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। ठीक, और देवपाटन, देवपाटन या देवपत्तन नेपाल में है ये। नेपाल का देवपत्तन, देवपत्तन, ये भी अशोक के द्वारा ही इसका निर्माण मतलब इसकी स्थापना की गई थी। श्रीनगर और देवपत्तन की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि कौन सी बौद्ध संगीत समिति कश्मीर में हुई थी? कौन सी बौद्ध संगीत समिति कश्मीर में हुई थी? जम्मू कश्मीर में हुई थी, बताइए कौन सी? चौथी। ठीक है, किसके शासनकाल में? कनिष्क के। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत समिति कश्मीर में हुई थी। कहाँ? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, चलिए, क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बौद्ध संगीत समिति किसके शासनकाल में हुई थी, बताइए। पहली बौद्ध संगीत समिति किसके शासनकाल में हुई थी, बताइए जल्दी से। अजात शत्रु के। ठीक है, किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के। अब आप तुरंत बताइए, अजात शत्रु किस वंश का था? बताइए जल्दी से, अजात शत्रु किस वंश का था? गुड, हर्यक वंश। ठीक है, अजात शत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। वेरी गुड। हर्यक वंश की स्थापना किसने की है? अब ये भी बताइए जल्दी से। हर्यक वंश की स्थापना इसके पिता बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने की हर्यक वंश की स्थापना। चलिए, हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों का प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? मदिरा और अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? ऑप्शन कौन सा सही होता है? सभी लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं। ऑप्शन सी ही सही है, जहांगीर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों का प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? जहांगीर। जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद ये सब किया था। ठीक, और अगर ये पूछा जाए कि 12 अध्यादेश अध्यादेश 12 अध्यादेश जारी करने का श्रेय किसके पास है, तब आप क्या बताएंगे? जहांगीर। ठीक है, जारी जहांगीर द्वारा 12 अध्यादेश जारी किए थे। इसमें एक यह भी था, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों का प्रयोग। ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। 12 अध्यादेश वाला एग्जाम में आ चुका है। ऐसे 12 अध्यादेश जारी करने का श्रेय किसके पास है? तो जहांगीर के पास। ठीक है, अच्छा, अब आप बताएंगे चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? रिप्लाई कीजिए जल्दी से। रिप्लाई।
चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? जहांगीर के काल को। ठीक है, अब बताइए स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? किसके काल को कहा गया स्थापत्य कला के स्वर्ण काल? बताइए जल्दी से, रिप्लाई कीजिए आप लोग। शाहजहां। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा आप बताएंगे जिंदा पीर किसे कहा गया? जिंदा पीर, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जिंदा पीर किसे कहा गया? रिप्लाई वेरी गुड, औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन ये सही होता है, औरंगजेब। ठीक, चलिए अच्छा ये बताएंगे आप, लास्ट क्वेश्चन है, पुरंदर खुद को किसने घोषित किया था? जल्दी से बताएंगे, पुरंदर खुद को किसने घोषित किया था? रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई आनी चाहिए। पुरंदर खुद को किसने घोषित किया था? गुड, यही ऑप्शन ए सही होता है, पुरंदर के संदर्भ में बाबर ने। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था? बताइए, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया था वह था, क्या था वह? कौन सा था राज्य? बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी सही होता है, वेरी गुड, ऑप्शन सी अहमदनगर। ठीक, ऑप्शन सी सही होता है, अहमदनगर। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक, और उस समय वहां की संरक्षिका कौन थी? चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी वहां की संरक्षिका थी, अहमदनगर पर आक्रमण किया था। ठीक है, अच्छा आप बताएंगे कि नवरत्न, नवरत्न किसके काल में थे? किसके दरबार में थे नवरत्न? रिप्लाई करेंगे, नवरत्न किसके दरबार में थे? गुड, अकबर। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे नवरत्न। ठीक, अच्छा आप बताएंगे टोडरमल, टोडरमल किसके दरबार में थे? एक एक क्वेश्चन बताइए, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टोडरमल किसके दरबार के थे? गुड, अकबर के। ठीक है, अच्छा आप बताएंगे दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? अप्लाई कीजिए जल्दी से, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? किसने? अकबर ने। अब आप बताएंगे कब? ठीक है, सन बताइए, मेन इंपॉर्टेंट सन। अकबर ने, ये तो आसान है, लेकिन सन कब? बताइए जल्दी से। कब शुरू किया? गुड, 1582 में। चलिए, अच्छा आप बताएंगे कि ये इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला किसके द्वारा निर्माण किया गया है? इलाहाबाद का किला संगम के तट पर किसके द्वारा निर्माण किया गया है? किसके द्वारा? यह भी अकबर के द्वारा। ठीक है, आप बताइए जामा मस्जिद, जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया है? जामा मस्जिद शाहजहां। ठीक है, जामा मस्जिद शाहजहां। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। बम्बई दहेज में किसे मिला था? रिप्लाई कीजिए, आज आपकी संख्या और कम है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन भी अब कम रहेंगे। बम्बई दहेज में किसे मिला था? ब्रिटिश सम्राट
चार्ल्स द्वितीय को, कालीकट के शासक जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, लॉर्ड माउंटबेटन को। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन ए, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ठीक, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था बम्बई दहेज में। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे हुआ था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय। किसका विवाह? कैथरीन का। ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी थी, तो इसी विवाह में पुर्तगालियों ने बम्बई जो है दहेज में दे दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? आइए, अब ये है भूगोल। भूगोल पर आ गए हम लोग, ज्योग्राफी शुरू हो गई है। पुर्तगाल की वर्तमान में राजधानी क्या है? रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन कौन सा सही होता है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ठीक, गुड। अच्छा, वियना किसकी राजधानी है बताइए? वियना राजधानी है, किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? बताइए। वही, जहाँ पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अच्छा, मिन्स किसकी राजधानी है? मिन्स किसकी राजधानी है? बेलारूस की। ठीक, मिन्स किसकी राजधानी है? बेलारूस की राजधानी है मिन्स। आपसे एक क्वेश्चन हम अलग से पूछते हैं, पुर्तगाल, बताइए, पुर्तगाल कौन सा किस महाद्वीप में है? बताइए, पुर्तगाल किस महाद्वीप में है? यूरोप में। ठीक, ये सब नोट करेंगे, अगर नहीं आ रहा है आपको तो इसको तुरंत नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, यह कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री। ऑप्शन सी सही होता है, माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और यह कहाँ है? अगर पूछा जाए माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान। ठीक, अगर अरावली के बारे में, अरावली भारत का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, हिमालय बताइए, हिमालय कौन सी है? हिमालय नवीन, नवीन पर्वत श्रृंखला है, और वो भी नवीन के बाद क्या है? वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय क्या है? वलित पर्वत है। वहां एक टीटी सागर था, अब हिमालय खड़ा हो गया है, वलित पर्वत है और वह नवीन है, जबकि अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक, चलिए, अच्छा आप बताइए, विंध्य श्रेणी किसको किसको अलग करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी किसको किसको अलग करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। चल, इंडीज, अच्छा बताइए, इंडीज सबसे लंबी है, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है एंडीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? अप्लाई कीजिए। फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो जो लोग गोदावरी बता रहे हैं गलत है, ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन बी कावेरी। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? कावेरी है। कहाँ से निकलती है कावेरी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से।
ठीक, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी निकलती है और इसकी लंबाई अप्रॉक्स 801 मीटर ऐसे 801 किलोमीटर ऐसे है। ठीक। अच्छा, अब आप बताएंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? किस पर है? यही कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? कावेरी नदी पर। अच्छा, ये बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। बताइए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? रिप्लाई कीजिए। गुड। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है गोदावरी। ऑप्शन ए यहाँ सही होता है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अच्छा, आप बताएंगे पीली नदी किसको कहते हैं? पीली नदी, विश्व की पीली नदी किसको कहते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, विश्व की पीली नदी किसको कहते हैं? गुड 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 गुड। किसको कहते हैं पीली नदी? हांगहो नदी को। हांगहो नदी यह कहाँ है? हांगहो नदी कहाँ है? यह है चाइना में। और इसी किसमें बाढ़ आता है बताइए? चीन का शोक किसे कहते हैं? चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगहो नदी को। इसी को क्या कहते हैं? पीली नदी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए, भारत की सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही होता है, माधापुर। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र यहाँ यह सौर। ठीक है, भारत भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? माधापुर। सौर ऊर्जा को भारत सरकार अधिक महत्व दे ही रही है, आप लोग जान ही रहे हैं। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय बताइए। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? भारत में। ठीक है, ये आप जानते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब कक्ष किरण में बनने जा रहे हैं लेकिन अभी तक यही है। क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए, फास्ट रिप्लाई कीजिए। वैसे बहुत स्लो चल रहे हैं, रिप्लाई फास्ट कीजिए। बांधवगढ़ ऑप्शन कौन सही होता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन बी सही होता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। इसका नाम क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में? नेशनल एली हेली एली। ठीक है, नेशनल हेली एली। 1936 में। कहाँ स्थापना हुई थी? उत्तराखंड में। प्रेजेंट टाइम में ये उत्तराखंड में है। ठीक है, किस नाम से? जिम कार्बेट। क्लियर। गुजरात में क्या है? गिर। गिर क्या कहाँ है? गुजरात में। ठीक। अच्छा, घाना कहाँ है? घाना घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, घाना का पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? रिप्लाई कीजिए। भारत के रिप्लाई करते रहिए। गुड।
भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ऑप्शन सी सही होता है, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, भैरव सिंह शेखावत। अच्छा, आप बताएंगे 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन रहे? 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन रहे? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। कौन? 2 बार लगातार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु निम्न में से कम कितनी होनी चाहिए? एक सदस्य लिख सकते हैं, सदस्य, या फिर राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की निम्न से निम्न कितनी आयु हो सकती है? ऑप्शन सी सही होता है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। और राष्ट्रपति के लिए कितनी है? 35 वर्ष। और राज्यपाल के लिए, ठीक है, गवर्नर के लिए कितनी है? 35 वर्ष। ठीक, चलिए। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मुख्यमंत्री के लिए, कोई भी पर्सन मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसकी कम से कम कितनी आयु होनी ही चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25। ठीक, कितनी? 25। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को इसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभापति, ध्यान दीजिएगा, रिप्लाई हम देख रहे हैं, सभी की रिप्लाई देख रहे हैं। लोकसभा का सभापति, कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन गुड, ऑप्शन बी सही होता है। अगर लोकसभा का सभापति है तो लोकसभा अध्यक्ष चुने किसके द्वारा जाते हैं? लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और इन पर महाभियोग अगर लगेगा तो कौन लगाएगा? यही जो चुने हैं उनको। ठीक है, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, या फिर उनको सभापति को हटाया जा सकता है। जो चुना है वही हटा सकता है। और चुनता कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं और वही हटा भी सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? रिप्लाई कीजिए। गुड, ऑप्शन कौन सही होता है? अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही होता है। ठीक, ऑप्शन बी सही होता है। वर्ष 1946 अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक, आप बताएंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, सदस्य नहीं पूछ रहे हैं, अध्यक्ष पूछ रहे हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? गुड, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, कृपलानी नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी सदस्य थे। ठीक, इसको कई बार बता चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में। राइट, ऑप्शन कौन सही होता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये बताइए, गांधी जी की हत्या किस दिन हुई थी? तारीख क्या थी? बताइए, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? जल्दी से रिप्लाई कीजिए आप लोग।
बताइए जल्दी से, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई। इसको किस दिवस के नाम से जाना जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, किस दिवस के नाम जाना जाता है? शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक, कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? हाँ, ऑप्शन, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 21 के द्वारा सुरक्षित है ये जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। किसके द्वारा सुरक्षित है? आर्टिकल 21 के द्वारा यह सुरक्षित है। ठीक, आर्टिकल 21। क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शन बी सही होता है, ग्रामीण सहकारिता। ऑप्शन कौन सा होता है? ऑप्शन बी सही होता है, ग्रामीण सहकारिता पर आधारित। राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? और फास्ट रिप्लाई कीजिए, राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? ऑप्शन डी सही होता है, ए व बी दोनों, सरकारी राजस्व और सरकारी खर्च व ऋण दोनों से संबंध रखती है राजकोषीय। ठीक, ऑप्शन डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही होता है? गुड, ऑप्शन डी सही होता है, वाशिंगटन। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? वाशिंगटन। अच्छा, आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? बताइए जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? कहाँ है? ठीक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं साइंस की तरफ। साइंस आ गया। वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? अब इसका सामान्य सा क्वेश्चन ये है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं? रीजन क्या है? ऑप्शन कौन सही होता है? वर्षा की बूंदों का गोल होना। इस रीजन से ऑप्शन बी सही होता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, किसी भी द्रव की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं? द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। चूंकि गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल सभी आकारों में न्यूनतम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। सबसे आकार इनका न्यूनतम होता है, इसलिए गोलाकार हो जाती हैं। ऑप्शन बी सही होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? हेमाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। कौन सी धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन सी सही होता है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम खनिज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम है। वे गैसें जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होता है। जिप्सम क्या है? धात्विक खनिज नहीं है ये। यह कैल्शियम का सल्फेट है। क्या है? कैल्शियम का सल्फेट। ठीक, जिसमें जल के भी दो अणु रहते हैं, जबकि बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, लिमोनाइट एवं हेमेटाइट ये खनिज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? बताइए। ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। द्रव कौन सा है? ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ठीक है, बी आर, ब्रोमीन। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? ब्रोमीन। आवर्त सारणी के 7वें वर्ग का तत्व ब्रोमीन, यह क्या है?
सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु अधातु तत्व है। ठीक, यह अधातु तत्व है, जबकि पारा यह एकमात्र धातु तत्व है। दोनों में ध्यान से देखिए, पारा धातु है जबकि ब्रोमीन क्या है, अधातु है, और दोनों सामान्य ताप पर द्रव में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण संसाधन है? नवीकरण कौन सा ऑप्शन सही होता है? गुड, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब खत्म होने वाले हैं, लेकिन भूजल ऑप्शन सी सही होता है। भूजल, भूजल, फिर सौर ऊर्जा, भूजल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा है। और इन्हें क्या बोला जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला को जीवाश्म ईंधन। ठीक, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही होता है? चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? इकोलॉजी आज लिए हैं, पर्यावरण का क्वेश्चन भी लिए हैं आज। गुड, ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन ए, पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन यह एक पर्यावरण रक्षा पादप संरक्षण का आंदोलन था। कहाँ शुरू किया गया था? उत्तराखंड। ठीक, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए किसान ऐसे मतलब अपनी गोद में ले लेते थे, मतलब कि इसे चिपक जाते थे उससे, वृक्ष की कटाई नहीं होगी। क्लियर? 1973 में चलाया गया था चमोली, और तब उत्तराखंड बना नहीं था, उत्तर प्रदेश में ही था चमोली। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ ये बताइए, कब अलग हुआ? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? रिप्लाई, गुड, सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। उत्तराखंड कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? 13 जिलों के साथ, 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? गुड, ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होता है, ग्रीन पीस। ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, यह कौन सा आंदोलन? अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन ग्रीन पीस। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कहाँ? कनाडा में। ठीक है, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रिप्लाई कीजिए, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ठीक है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा, आप बताएंगे हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य यह कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। चलिए, अच्छा बताएंगे चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा अभयारण्य यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला। सिमलीपाल कहाँ है? रिप्लाई कीजिए, सिमलीपाल।
सही है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण है, अप्लाई कीजिए। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होता है, किण्वन। ठीक। दूध का दही के रूप में खट्टा होना किण्वन कहलाता है। यह कौन सी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक है। जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया है किण्वन। जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए कार्तिक 10 किमी पूर्व में चलता है। ध्यान से देखिए, पहले यहाँ से कार्तिक चलेगा, इधर चलेगा पूर्व में, कितना हो गया? 10 किमी। ठीक है। और वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाएगा, फिर 4 किमी चलेगा, कितना हो गया? 4 किमी। ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर कितना चलेगा? 13 किमी। फिर बाएं मुड़ गया, कितना चला? 13, क्योंकि 10 यहाँ तक था, यहाँ हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 10, 10 3 13। ठीक है, ये 3 हो गया। शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर है? शुरुआत कहाँ से था? यहाँ से। ठीक है। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ से सीधे आया होगा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब बताइए, अगर लंब 4 है और आधार 3 है, कर्ण कितना होगा? 5। ऐसे होता है ना, 3 के स्क्वायर धन 4 के स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। ठीक। क्या आ जाएगा? 16 धन, अरे ऐसे देखिए, 4 चौक 16 धन 9, 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 आ जाएगा कि नहीं? ऑप्शन कौन सा होता है? ऑप्शन डी, 5 किमी। बताइए सही है? ध्यान से समझिए कि नहीं? यहाँ से चला पूर्व 10 किमी चला, फिर बाएं मुड़ा 4 किमी चला, फिर बाएं मुड़ा 13 किमी चला। तो यहाँ तक इसके, यहाँ तक तो 10 किमी ही होगा। ये जो इतना है, जो इतना है बराबर होगा, ये 3 किमी हो गया। ये देखिए, ये 4 किमी, तो ये भी 4 किमी। 4 हो गया, 3 हो गया, विकर्ण कितना होगा? 5 होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, वो मेरी सास के पति के इकलौते बच्चे का बेटा है। देखिए, कुमार ने कहा, वो मेरी सास के, ठीक है, पति के, ठीक है, कुमारी होना चाहिए यहाँ। चलिए कुमारी कर दीजिए। वो मेरी सास के पति के एक मतलब सास हो गए, इनके पति भी हो गए, इकलौता बेटा, इसलिए मतलब कौन हो गया? इनके हस्बैंड हो गए। ठीक है। इकलौते बच्चे का बेटा, मतलब इसका बेटा, तो यह कुमारी का क्या होगा? बेटा। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक। क्लियर? ऑप्शन सी सही होता है, बेटा, क्योंकि उनके इकलौता बेटा था, तो इकलौते बेटे का बेटा इनका भी बेटा हो गया। अच्छा, इसको समझाना है नहीं, हमें पता है आप लोग ब्लड रिलेशन में बहुत तेज हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। क्लास 2 बजे से चलती है, और अगर अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो 2 घंटे चलेगी। अगर भाग भाग के पढ़ना चाहेंगे, टाइम नहीं है आपके पास, तो 1 घंटे चलेगी। और टाइम नहीं है तो 30 मिनट में खत्म कर देंगे, जैसे आप पढ़ना चाहें। एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहेंगे तो एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो क्या है? कटक, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि। गुड। कौन सा है? अलग। अलग अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए, कटक अलग है, भिन्न है। रीजन क्या है? देखिए, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, ये तीनों क्या है? चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, ये बंदरगाह है। ठीक है। लेकिन कटक बंदरगाह नहीं। ठीक है, समझ में आया? चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, ये तीनों बंदरगाह है, यहाँ तीनों बंदरगाह है, लेकिन कटक में नहीं।
अगला क्वेश्चन है, देखिए दो कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। पहले कथन पढ़िए, निष्कर्ष जो है, कथन है, देखिए सभी चिंगारी आग हैं, ये हो गया चिंगारी, ठीक है, चिंगारी। और सभी चिंगारी आग हैं, ये हो गया आग, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब देखिए सभी चिंगारी लपटे हैं, ये तो चिंगारी है। अब ये कर दीजिए, ये आग था, ये वाला आग है, और ये हो गया लपट, ठीक है, लपटे। कोई चिंगारी धुआं नहीं, इसका मतलब कोई चिंगारी धुआं नहीं है, ठीक है, कोई चिंगारी धुआं नहीं है, धुआं यहाँ बना दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कैसे है, कुछ अलग, कुछ आग लपटे हैं, क्या कह रहा है, कुछ आग लपटे हैं। देखिए ये तो बोला है कोई चिंगारी धुआं नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते थे, चिंगारी यहाँ है, धुआं यहाँ बना देते, कुछ आग धुआं है, कुछ धुआं आग है, सही है। इसका मतलब क्या है, ये सही नहीं, ये नहीं, ये नहीं सही है, सही पहला है, क्या है, कुछ आग लपटे हैं, ये सही। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, कुछ लपटे धुआं है, धुआं है और लपट, ऐसे भी बना सकते थे, धुआं, कुछ लपटे धुआं है, ये भी सही, धुआं नहीं है, कुछ लपटे धुआं है, कुछ लपटे धुआं नहीं है, दोनों सही। क्योंकि अगर ऐसे बनेगा, यहाँ धुआं रहेगा, तो यहाँ देखिए लपट नहीं है और यहाँ लपट है, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ लपटे धुआं है और कुछ लपटे धुआं नहीं है, तो दोनों सही। क्या हो गया, दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक, ऑप्शन बी सही। समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग बताइएगा, समझ में आया या नहीं। इका लपट, लपट का मतलब वो जो आग जलती है ऐसे यहाँ तक जलती है, तो ये वाली लौ, लौ का मतलब लपट, ठीक। अच्छा नहीं आया, एक सेकेंड रुकिए, बताते हैं आपको, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन देखिए, कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले आपको कथन ही प्रारूप मतलब चित्र बनाना है, कथन का चित्र बना लीजिए, जान लीजिए सही हो जाएगा। ध्यान देखिए, सभी चिंगारी आग है, ठीक है, जैसे पढ़े हैं ना, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये सब सभी चिंगारी आग है। छोटा सा पहले आग बनाइए, ये है आग, ठीक, और सभी चिंगारी, दे नहीं, सभी चिंगारी आग हैं, तो ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया सभी चिंगारी आग हैं, तो क्या हो गया, चिंगारी बनाइए, ठीक है, ये हो गया चिंगारी। अब आग, ये हो गया आग, ठीक, क्योंकि सभी चिंगारी आग हैं, चिंगारी हो गई और टोटल चिंगारी में आग हो गया। सभी चिंगारी लपटे हैं, अब देखिए सभी चिंगारी लपटे हैं, आग का नाम नहीं लिया है, इसलिए लपट यहाँ बनाते हैं, ठीक है, लपटे हो गया, ठीक है, इसमें भी चिंगारी हो गया, लपट में भी, आग में भी चिंगारी हो गया, कोई चिंगारी धुआं नहीं, ये बोल रहा है चिंगारी ना आए, मतलब धुआं के अंदर नहीं जाना चाहिए चिंगारी, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया धुआं। अब देखिए, इसमें आग भी है, लपट भी है, धुआं भी है, इसमें तीनों है, बस चिंगारी नहीं यहाँ। अब क्या बोल रहा है, निष्कर्ष, कुछ आग लपटे हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ आग लपटे हैं, क्या है देखिए, कुछ आग लपटे हैं, आग यहाँ है, लपट यहाँ है, देखिए ये वाला पोर्शन कुछ आग लपट है कि नहीं है, ये वाला भी इसमें गया है और ये वाला भी इसमें आया, ये वाला कुछ आग लपटे हैं, इसका मतलब सही है, ठीक। अब कुछ लपटे धुआं नहीं है, देखिए ये इतना धुआं है और यहाँ लपट है, इसका मतलब क्या है, कुछ लपटे यहाँ धुआं भी है और यहाँ यहाँ लपट नहीं है, समझ रहे हैं, देखिए ऐसे गया है ना, ये ये वाला पोर्शन में लपट भी है, धुआं भी है और आग भी है, लेकिन यहाँ ओनली धुआं है, कुछ लपटे धुआं नहीं है, यहाँ यहाँ धुआं, यहाँ लपट नहीं, इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही। तो क्या है, दोनों ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं, यही बताना होता है, ऐसे ही आपको हम पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है।
आपको हम इसको पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए ध्यान से, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 7, 52, 7, 22, 52, 112। क्या कर रहा है? 7, 22, 52, 112। बताइए क्या हो रहा है? ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा। 7 से 22 कैसे हुआ? 15 जुड़ा। 22 से 52 कैसे हुआ? प्लस 30 जुड़ा। और 30 से 52 से 112 कैसे हुआ? कितना जुड़ा? प्लस 60। मतलब 15 गुणे 2 गई, 30 गुणे 2 कीजिए, 60 गुणे 2। अभी 112 में 120 जुड़े कितना आएगा? आएगा कि नहीं? 112 धन 120 कितना आएगा? 2, 132, 232। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन ए सही होता है। आया कि नहीं? अच्छा, ज्यादा धुआं हो गया है। ज्यादा आग आग, ज्यादा धुआं धुआं, क्या हुआ है? साफ साफ बताइए। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप चलते हैं रिवीजन की तरफ। टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। रिवीजन देखिए, खेलो इंडिया राष्ट्रीय आपात शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन कौन से होता है? गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 साल बाद पुराना 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ मिला है? ऑप्शन कौन से होते हैं? 900 साल पुराना। गुड, ऑप्शन सी सही होता है, हजारीबाग। आपके द्वारा आयुष्मान मध्य प्रदेश, ये तो कई राज्यों में चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आया था तो मध्य प्रदेश में, वैसे कई राज्यों में कोई भी अगर ऑप्शन में हो तो आप लगा दीजिएगा। 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ऑप्शन कौन से होता है? ए और बी दोनों। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है? चिनाब नदी पर बन रहा है। सैंधव सभ्यता के पाठ किस संख्या के पूरक थे? 16 के। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक कौन है? एक अज्ञात यूनानी नाविक। ऑप्शन 2। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। क्वेश्चन है कि मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट कौन थे? वो थे जहांगीर। ऑप्शन सी। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? कौन सा राज्य था? अहमदनगर था। बम्बई दहेज में किसे मिला है? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन कौन से होता है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू जो एक पर्वतीय श्रृंखला है, किस कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कावेरी है। ऑप्शन बी सही होता है। बारहमासी नदी अगर पूछा जाए तो कावेरी। भारत की का के सबसे बड़ा और सौर संयंत्र, ठीक है, सौर्य है, कौन सा है? माधव। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ा और हार गए? भैरव सिंह शेखावत। राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी एज चाहिए? कम से कम चाहिए 30 ईयर। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभापति को लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन कौन सा होता है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा सुरक्षित है? तो ऑप्शन डी सही होता है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन कौन सही होता है? रिप्लाई आपकी स्लो आ रही है, पढ़ने के बाद अब तो फास्ट ही आनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही होता है, ग्रामीण सहकारिता।
राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन कौन से होता है? ऑप्शन ए और बी दोनों से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? पृष्ठ तनाव का। ऑप्शन बी सही होता है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? कौन सी धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन सी जिप्सम। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा द्रव है? ऑप्शन ए सही होता है, ब्रोमीन। अगर धातु पूछा जाए तो पारा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? कौन सा है? भूजल। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष बचाओ पादप संरक्षण से। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, क्या है? ग्रीन पीस। ऑप्शन बी सही होता है, कनाडा में इसका। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन कौन सा सही होता है? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। गुड, ऑप्शन सी सही होता है, कर्नाटक। ठीक। अच्छा बताएं, पेरियार कहाँ है? पेरियार कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पेरियार कहाँ है। नेक्स्ट है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना है, इसका उदाहरण है किण्वन। ठीक, इसका उदाहरण है किण्वन का उदाहरण है। रीजनिंग आप लोग जान ही गए। कौन सा क्वेश्चन फिर से बता दें? आप बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको फिर से समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझना है फिर से। आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, शेयर कीजिए। जो भी नए स्टूडेंट हों कृपया आप लोग शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। नए स्टूडेंट हों आप और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बुलाइए। ठीक। अच्छा, धुआं धुआं वाला बताए तो आपको फिर से बता दे रहे हैं, अभी फिर धुआं धुआं होगा। क्वेश्चन देखिए, बताएं, समझिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाता है कि कुछ सभी कुत्ते बिल्ली हैं। देखिए ध्यान से, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब क्या किया जाता है? सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ता बना दिया जाता है, इसके बाद बिल्ली, क्योंकि सभी कुत्ते जितने कुत्ते हैं सभी बिल्ली, तो बिल्लियों की मात्रा संख्या बड़ी रहेगी, उसमें कुत्ता अंदर डालेंगे, मतलब कि कुत्ता छोटा हो गया, बिल्ली बड़ी हो गई, सभी कुत्ते बिल्ली। जैसे सभी चाय, ठीक, कॉफी है, चाय छोटी रहेगी कॉफी बड़ी रहेगी, क्योंकि सभी चाय कॉफी है, कॉफी बड़ी है। ऐसे ही यहाँ भी करना है, सभी चिंगारी आग है, ठीक है, तो चिंगारी बना देंगे छोटा सा, ये चिंगारी हो गई, फिर आग। ठीक। अब देखिए, सभी चिंगारी लपटे हैं, अब चिंगारी तो है ही, और लपट भी, लपटे भी आनी चाहिए, तो लपटे हैं, ये हो गई लपटे, और ये हो गई आग। ठीक। अब देखिए, कोई चिंगारी धुआं नहीं है, मतलब धुआं तो बनाना है हमें ऐसे गोला सा, लेकिन वो चिंगारी तक ना जाए, समझ रहे हैं? धुआं हमें बनाना है गोला सा, लेकिन चिंगारी तक ना जाए, क्योंकि गोला कोई चिंगारी धुआं नहीं है, चिंगारी तक नहीं ले जाना है, इसलिए धुआं बनाइए, ये हो गया धुआं। ठीक। चिंगारी यहाँ है, चिंगारी कौन सी है? ये है चिंगारी। धुआं ये हो गया, आग ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए कोई धुआं चिंगारी है? नहीं, क्योंकि चिंगारी यहीं तक रह जा रही है, धुआं ये सब। अच्छा ये बताइए, कोई चिंगारी आग है? हाँ है, क्योंकि आग देखिए यहाँ तक आया है, इसी में चिंगारी भी है। कोई लपट चिंगारी है? हाँ है, क्योंकि लपट यहाँ तक आया है, अंदर चिंगारी है। अब देखिए ध्यान से, कुछ आग लपटे हैं, आग हो गई, लपट हो गई। देखिए कौन सा हो गया? ये पोर्शन, जिसमें धुआं वाला नहीं, धुआं वाला तो ये है, इसके ऊपर वाला, इसमें आग भी है यहाँ तक है, और लपट है यहाँ तक है, तो ये पोर्शन हो गया, इसका मतलब ये सही। कुछ लपटे धुआं नहीं, देखिए लपट हो गई ये, और ये हो गया, तो यहाँ ये धुआं वाला है और ये लपट वाला है। ठीक। कुछ लपटे धुआं नहीं है, धुआं तो यहीं तक है, यहाँ तो धुआं है नहीं,
इसलिए हाँ सही बात। कुछ लपटें धुआं नहीं और कुछ लपटें धुआं भी हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन। ठीक, इसका मतलब ये भी सही। अब ये बोल रहा है कि ये जो कथन था इसका निष्कर्ष ये दोनों है। ये बोल रहा है कि हाँ, ऑप्शन बी चूज चूज कीजिए। दोनों, एक और दो, दोनों अनुसरण करते हैं किसका? कथन का। ठीक है, कथन क्या था? कथन यही है, ये कथन है सब, और ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष यही निकलता है कि हाँ सही बात है, जो ये निष्कर्ष बोले हैं आप, ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होता है, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया है दोनों सही है। ठीक, आया कि नहीं आया? आपको हम सिलोजियम ऐसे ही पढ़ा देंगे अच्छे से, इसके कई सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, ये तो आग धुआं वाला था, और अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक। चश्मा लगा लिए तब आया। ठीक, चलिए। तो और भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछिएगा, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। गुड। अच्छा, ये सरिता यादव, ये माधोपुर कहाँ है? अच्छा, ये माधोपुर तो बता रहे हैं आपको, सवाई माधोपुर राजस्थान भाई। राजस्थान, माधोपुर, सवाई सवाई माधोपुर राजस्थान। ठीक है, सरिता यादव सवाई माधोपुर राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य कौन सा है, तो बताएंगे माधोपुर में, राजस्थान के माधोपुर में। ठीक है, राज्य अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान। ठीक, जैव रासायनिक है। चलिए, तो सभी का सब क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? और भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर यहाँ ना हम देख पाए, जैसे कि इतने सारे कमेंट रहते हैं और फिर क्वेश्चन भी देखना रहता है, तो अगर यहाँ ना देख पाए तुरंत कमेंट कीजिए आप, आपकी रिप्लाई आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक, बस एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ काम कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ काम कुछ लोग कर सकते हैं। सभी को एक काम दे दिया जाएगा तो नहीं हो पाएगा, और ना ही कर सकते हैं। लड्डू सिंह, क्या बोल रही हैं? अच्छा सुन रहे हैं, एक सेकेंड, फिर से। फिर से क्वेश्चन कीजिए, अच्छा फिर से पूछिए। ओके ओके, दिख नहीं रहा था। जैव रासायनिक। ठीक है, जैविक भी है और रासायनिक भी है। ठीक, जैव रासायनिक है। रासायनिक नहीं है, देखिए बस दोनों, जैविक भी नहीं है, रासायनिक भी नहीं, दोनों है जैव रासायनिक। रीजन क्या है देखिए ध्यान से, दूध से दही बनने में जो वायरस यूज होता है वो सब मित्र वायरस है। ठीक है, जीवाणु हमारे, वायरस नहीं, जीवाणु। ठीक है, सॉरी, वायरस नहीं, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया यूज होते हैं ये हमारे मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, वो भी दूध से दही बनने की प्रक्रिया में मित्र जीवाणु होते हैं। तो जो जीवाणु है ये जैविक हो गए, और वो जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया है वो क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। तो क्या हो गया दोनों? जैविक जीवाणु हो गया, और रासायनिक जो है प्रक्रिया है, तो जैव रासायनिक। ठीक, क्लियर? दूध दही में घुल गई है। अच्छा, आप लोग बहुत बोलते हैं।
चलिए आप लोग फिर मिलते हैं, क्लास लंबी ना होने पाए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जहाँ भी जाइए शेयर कीजिए, जहाँ जाइए जैसे जाइए शेयर कीजिए। हाँ, कांटेक्ट में शेयर जरूरी, ठीक है। अपनी संख्या बढ़ाइए, मोटिवेट हमें करना है बस। हम आपको करते हैं, आप हमें कीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी किसी को सिखा सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है। हम लोग चींटी से मोटिवेशन सीख लेते हैं, अपने भार का 50 गुना वो वजन, अपने भार का 50 गुना वजन वो ढो लेती है। चींटी से मोटिवेशन सीख रहे हैं, तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपको करते हैं। चींटी आपको करेगी, आप चींटी को कीजिएगा, ठीक। और उसमें हम सहयोग करेंगे चींटी वाले में। अच्छा, मैम की क्लास में डांट पड़ती है तो मजा आता है, मतलब डांटे। चलिए, यहाँ मार भी पड़ेगी, डांट नहीं मार भी पड़ेगी, तब और मजा आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी क्लास लेकर आपके लिए, ठीक है। थैंक यू। क्लास की टाइम बता देते हैं, 2 बजे मॉडल पेपर, ठीक। और 10 बजे रात में एनसीईआरटी जीएस, क्लियर।